दोस्तों, वेलकम टू सृजन एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से सीबीएसई में एक सवाल जरूर आता है। साथ ही ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे किताब में अच्छी तरह से नहीं बताया गया या अच्छी तरह से बताया भी गया है तो उसकी भाषा इतनी कठिन कर रखी है कि स्टूडेंट्स को वो बातें समझ नहीं आती कि उसमें क्या बोला गया है। इसलिए आज हम एक नए मॉडल आंसर के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक है महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण। महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। देखिए, क्रिटिकल एडिशन या सम आलोचनात्मक संस्करण क्या होता है पहले से समझ लेते हैं। जब कोई भी पुस्तक अपने मूल रूप में होती है, मूल रूप का मतलब है कि उस किताब का पहला प्रारूप, वो कोई भी किताब हो सकती है। जैसे भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान पहली बार कैसा बना होगा उसे कहेंगे भारतीय संविधान की मूल प्रति या मूल कॉपी। इसी तरह से जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की होगी तो महाभारत की एक मूल कॉपी या मूल प्रति रही होगी। हर किताब, हर ग्रंथ में समय के साथ कुछ परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारतीय संविधान, इसमें भी समय के साथ कई बार संशोधन होते रहते हैं और संशोधनों के साथ भारतीय संविधान बदलता रहता है। इसी तरह से महाभारत में भी कई बार थोड़े थोड़े बदलाव हुए हैं। अब बात रही क्रिटिकल एडिशन की, तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैं महाभारत की मूल कॉपी को पढ़ने के लिए उठाऊं। मैंने महाभारत की मूल कॉपी को पढ़ा, उसके बाद मैं साथ में एक डायरी लेकर बैठा और मैंने उन बातों को खोज निकाला महाभारत में जो उसमें लिखी तो हैं लेकिन समाज में उसका पालन नहीं होता। तो मैंने ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दिया या ऐसे बिंदुओं को, ऐसे पॉइंट्स को मैंने नोट आउट कर लिया और अपनी एक डायरी में लिख लिया। या महाभारत का जहां जहां मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, जहां जहां मुझे ऐसे पॉइंट देखने को मिले जो हमारे सामाजिक जीवन पर खरे नहीं उतरते, मैंने उन सभी पॉइंट्स को एक डायरी में नोट कर लिया और मान लेते हैं कि उस डायरी को मैंने पब्लिश कर दिया। तो कहा जाएगा कि वो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है। क्रिटिकल या सम आलोचना, इनका मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज की, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो ग्रंथ हो सकता है, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, जब हम उसकी बुराई के साथ तारीफ करें तो इसे सम आलोचना कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं महाभारत में कुछ ऐसे बिंदुओं की खोज करूं या ऐसे बिंदुओं का पता लगाऊं जो हमारे मानव जीवन पर खरा ना उतरता हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि महाभारत का हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका मतलब मैं महाभारत की इंपोर्टेंस जानता हूं। मैं ये मानता हूं कि महाभारत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसमें कुछ कमियां निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं महाभारत की बुराई के साथ तारीफ कर रहा हूं। ऐसा महाभारत का नहीं, मैं किसी भी ग्रंथ, भारतीय संविधान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, अगर मैं उसका करता हूं तो इसे सम आलोचना कहा जाता है। इसी के ऊपर सीबीएसई एक सवाल जरूर पूछती है। देखिए, सीबीएसई में क्या सवाल आ चुका है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू एनालिसिस महाभारत। यानी महाभारत का विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार जो भी विचार अपनाते हैं, उन पहलुओं का, उन विचारों का वर्णन करना है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना है। आगे लिखा है स्टेट द एफर्ट्स, इधर देखिए, स्टेट द एफर्ट्स ऑफ वीएस सुकथांकर एंड हिज टीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अर्थात महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने में वीएस सुकथांकर और उनके या उनकी जो टीम थी, अनेक विद्वान के प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब वीएस सुकथांकर और उसकी टीम ने जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। अब क्रिटिकल एडिशन आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसका मतलब वीएस सुकथांकर और उसकी पूरी टीम ने पहले महाभारत का गहन अध्ययन किया होगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे, उनको डायरी में नोट किया होगा और एक अलग एडिशन तैयार किया होगा जिसे बाद में महाभारत का क्रिटिकल एडिशन या महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण कहा गया। देखिए, हमने एक बहुत अच्छा मॉडल आंसर बनाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद के साथ साथ ये गारंटी भी लेता हूं कि ये पूरा मॉडल आंसर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाने की हिम्मत रखता है। देखिए, मॉडल आंसर में क्या लिखा है, महाभारत जिसे वेद व्यास की रचना माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत की जो रचना की है वो वेद व्यास ने की है।
वो भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख महाकाव्य है। इसे एक प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य का मतलब होता है, देखिए, काव्य और काव्य का बड़ा रूप, उसे महाकाव्य कहा जाता है। रामायण भी एक महाकाव्य है, तो इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। सबसे पहले महाभारत में 24,000 श्लोक थे। इसके बाद इन श्लोकों की संख्या बढ़ी, इसलिए पहले महाभारत को महाभारत नहीं, पहले इसे विजय की गाथा कहा जाता था। बाद में इसे भारत कहा जाने लगा, और जब इसमें श्लोकों की संख्या 1,10,000 के आसपास हो गई, तब इसे महाभारत कहा जाने लगा। देखिए क्या होता है, मैं एक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप और अच्छे समझ पाएंगे। जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू हुआ, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक पकड़ कंपनी ने अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद अंग्रेजों के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि अपना शासन चलाने के लिए वे भारतीय समाज को समझें, क्योंकि बिना भारतीय समाज को समझे वो इस विशाल भूखंड में अपना शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि यदि उन्हें कोई नीतियां लानी होंगी, यदि उन्हें कोई पॉलिसी लानी होगी, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जनता पर असर डालेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जनता की धार्मिक और सामाजिक जो भी मान्यताएं हैं उनका उल्लंघन हो जाए। इसी डर के चलते ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं, और भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए सभी ब्रिटिशर्स ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना उचित समझा। इसी में उन्होंने रामायण और महाभारत का भी अध्ययन किया। आपको याद होगा 1784 में विलियम जोन्स नामक जो एक अधिकारी था, उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किस लिए की थी? सिर्फ इसलिए कि प्राचीन भारत के जो भी अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपियां, ये जो भी जितनी भी चीजें हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए और इन सब का अध्ययन किया जाए, ताकि वो भारतीय संस्कृति समाज को समझ सके। विलियम जोन्स जैसे लोगों का मानना था कि भारतीय समाज एक उच्च समाज था अपने प्राचीन काल में, इसीलिए वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को ग्लोरीफाइड करते हैं। वैदिक एज को गोल्डन टाइम पीरियड बताया जाता है। ये सब इसलिए कहा जाता है ताकि वे अपने रूल को जस्टिफाई कर सकें। और जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद तो ब्रिटिशों के लिए भारतीय समाज का अध्ययन करना एक जरूरी पड़ाव बन जाता है, जरूरी चीज रहती है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारतीय लोगों के धर्म या समाज में हस्तक्षेप किया तो एक बहुत बड़ी क्रांति या विद्रोह भी हो सकता है। इस कारण से हमें यानी ब्रिटिशों को भारतीय समाज का अध्ययन करना चाहिए, भारतीय समाज को पढ़ना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी कौन सी नीति से इन लोगों के धर्म में हस्तक्षेप हो सकता है और कौन सी नीति से इन लोगों की धार्मिक मान्यताएं बरकरार बनी रहेंगी। इसी कड़ी में कहानी जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में चलती है, तब देखिए क्या होता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे, सदी में, शताब्दी में सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने पहली बार महाभारत का अध्ययन शुरू किया। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस इतिहासकारों का वह ग्रुप होता है जो समाज के निचले तबके का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 1857 की हम क्रांति पढ़ रहे हैं। अब 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में सबाल्टर्न हिस्टोरियंस जब उस क्रांति का अध्ययन करेंगे तो वो ये देखेंगे कि उस क्रांति में किसान, महिलाएं, दलित, आदिवासी, इन लोगों की क्या भूमिका थी। यानी जो लोग समाज और समाज में निचले वर्ग का अध्ययन करते हैं उन्हें सबाल्टर्न हिस्टोरियंस कहा जाता है। इसीलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने पहली बार महाभारत का अध्ययन शुरू किया, और इसका कारण क्या था? बस सिंपल सा, कि वो भारतीय समाज को समझ सके। और इसी संदर्भ में जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए, यानी विष्णु सीताराम सुकथांकर, जिन्हें वीएस सुकथांकर कहा जाता है, उन्होंने 1919 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और इस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव था वो था कि महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करना है। अब क्रिटिकल एडिशन आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या क्या किया, यानी वीएस सुकथांकर और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या किया, तो देखिए, सबसे पहले पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपियां क्या होती हैं? देखिए, प्राचीन काल में कागजों पर, पत्तों पर जो अभिलेख लिखे जाते थे, यानी जो जानकारियां लिखी जाती थी, उन्हें ही पांडुलिपियां कहा जाता था। अब प्राचीन काल में ऐसी कई पांडुलिपियां थीं जो हमारे प्राचीन भारतीय समाज को बताएं। इसलिए देश के हर एक हिस्से से, जहां पे भी संभव था, वहां से बहुत सारी
जो पांडुलिपियां थी उनको इकट्ठा किया गया। कौन सी पांडुलिपियां? संस्कृत पांडुलिपियां और जो महाभारत से संबंधित थी। उन्होंने ये देखा कि सभी पांडुलिपियों में कई तरह की असमानताएं मौजूद थी। यानी जो पांडुलिपियां हैं जो महाभारत से ही संबंधित है, लेकिन फिर भी उनमें असमानताएं, डिस्पैरिटी मौजूद थी। तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो था पांडुलिपियों को इकट्ठा करना। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि श्लोकों की तुलना की। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि जब उनके हाथ में सभी पांडुलिपियां आ गई तो उन्होंने उन पांडुलिपियों में पाए जाने वाले जो श्लोक हुआ करते थे उनको इकट्ठा करके उनकी आपस में तुलना की। यानी पांडुलिपियां उनके हाथ में आई और अब उन पांडुलिपियों में जो भी श्लोक थे, मैंने बताया कि पांडुलिपियों में कुछ ना कुछ जानकारी लिखी होती थी, इसका मतलब श्लोक भी लिखा होगा। तो जितनी भी पांडुलिपियां मिली जो महाभारत से ही संबंधित थी, उसमें जो श्लोक थे जो महाभारत से संबंधित थे उनको इकट्ठा किया और उन श्लोकों की आपस में तुलना की गई। इसके बाद उन श्लोकों को पब्लिश किया गया, मतलब श्लोकों का प्रकाशन किया गया। तीसरा जो बड़ा काम, अलग अलग खंडों में आप देख पाएंगे, अनेक खंडों में लगभग 13,000 पेज में इसका प्रकाशन किया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। वीएस सुबथांकर को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी समय लग गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद, यानी जो ये 3 स्टेप किए गए, इसके बाद क्या हुआ? संस्कृत के कई पाठों में समानता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप यानी कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, यानी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ से जो भी पांडुलिपियां इकट्ठी की गई थी संस्कृत की, उनके पाठों में कई समानताएं देखने को मिली। क्योंकि महाभारत से संबंधित थी तो महाभारत चाहे उत्तर भारत में लिखी गई हो चाहे दक्षिण भारत में, ऐसा हो सकता है कि उन दोनों में काफी असमानताएं मौजूद हो, लेकिन इन असमानताओं के बाद भी उनमें कुछ ना कुछ समानता तो दिखाई देंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो भी पांडुलिपियां इकट्ठी की गई थी संस्कृत की महाभारत से संबंधित, उन सभी में या उन सभी के जो पाठ थे उनमें कई भागों में समानताएं देखने को मिली थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई वो ये कि महाभारत के प्रेक्षण में क्षेत्रीय असमानताएं देखी गई। प्रेक्षण का मतलब हुआ उसके सिद्धांत, वचन या वर्ड, तो उनमें असमानताएं देखने को मिली है। इस पूरी परियोजना के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि समय के साथ साथ महाभारत के प्रेक्षण यानी वर्ड्स यानी सिद्धांत जो उसमें दिए गए थे उनमें अनेक क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गई थी। इन असमानताओं को मुख्य पाठ की फुट कमेंट्री या फुट नोट के रूप में इकट्ठा किया गया था। देखिए फुट नोट या फुट कमेंट्री क्या होता है? कोई भी किताब का पन्ना या कोई भी ग्रंथ का जो पेज होता है उस पेज के नीचे कॉर्नर में एक अतिरिक्त जानकारी दी हुई होती है। उसी अतिरिक्त जानकारी को फुट कमेंट्री या फुट नोट कहा जाता है। तो जब वीएस सुबथांकर ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन किया होगा तब उन्होंने मुख्य पेज यानी जो पेज होगा उसके नीचे एक फुट नोट जरूर लिखा होगा। और वो फुट नोट क्या था? उसमें उन्होंने ये बताया था कि महाभारत के जो सिद्धांत हैं, जो प्रेक्षण हैं, उनमें क्या क्या क्षेत्रीय असमानताएं आई। यहाँ ये बात बताना जरूरी हो जाता है कि महाभारत के सम आलोचनात्मक संस्करण के 13,000 पेजों में से आधे से भी अधिक पेजों में इन असमानताओं को बताया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। मतलब महाभारत का पूरा संस्करण 13,000 पेजों में तैयार किया और 13,000 से आधे से भी अधिक पेजों में उन्होंने केवल क्या बताया कि महाभारत के प्रेक्षण में क्या क्या क्षेत्रीय असमानताएं आई। देखिए क्षेत्रीय असमानताओं को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। महाभारत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में लिख दिया गया हो। इसे लिखने में काफी समय लगा है। इसलिए जब इसे लिखा गया होगा यानी जिस समय में इसके लिखने की शुरुआत हुई होगी और जिस समय में इसके लिखने का अंत हुआ होगा उस समय में भाषा में असमानता आई होगी। ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई ग्रंथ लिखना चालू किया और ये ग्रंथ आज के 100 साल बाद पूरा होगा, तो आज से लेके 100 साल तक भाषा में बदलाव देखा जाएगा। हो सकता है भाषा के लिखने के तरीकों में, बोलने के तरीकों में, शब्दों में बदलाव देखा जाए। एक बदलाव तो ये था जो महाभारत में पाया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उत्तर भारत में महाभारत की कथा में जो सिद्धांत बताए गए हैं और दक्षिण भारत में महाभारत की कथा में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें भी अंतर देखने को मिलेगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ पर उसके समाज का प्रभाव पड़ता है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी मूवीज, किसी भी गाने पर उस समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज होता है वैसे ही लिटरेचर होते हैं, वैसे ही मूवीज होती है, वैसे ही सॉन्ग्स बनते हैं।
इसलिए जब आप रामायण का अध्ययन भी करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में जो रामायण कही जाती है और दक्षिण भारत में जो रामायण कही जाती है उनमें थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, और थोड़ा ही नहीं, कई बार तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण भारतीय समाज और उत्तर भारतीय समाज, ये दोनों समाज आपस में कई मायनों में अलग होते हैं। इसलिए यदि महाभारत की बात करें तो उनके भी सिद्धांतों में क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलेंगी। बस यही बात वीएस सुतखांकर अपने क्रिटिकल एडिशन में बता रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने नोट की वो थी आदर्शों का हमेशा पालन ना होना। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत में जो बातें कही जाती थी उनका हमेशा पालन नहीं होता था। देखिए, ये हर ग्रंथ की होती है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान भी एक कानून की किताब है, यानी एक ग्रंथ कहा जा सकता है। संविधान में जितने नियम लिखे गए हैं, जितने कानून बताए गए हैं, उन सभी का पालन नहीं होता। इसी तरीके से रामायण, महाभारत या मनुस्मृति, आप कोई भी ग्रंथ या महाकाव्य उठा लीजिए, उसमें लिखे गए नियमों का हमेशा पालन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का विचार था कि इन ग्रंथों में सामाजिक बर्ताव या सामाजिक व्यवहार के जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, जिन नियमों को उसमें बताया गया है, उनका हमेशा पालन किया जाता होगा। ये पहले सोचते थे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। लेकिन बाद में पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से जब उन्होंने दूसरी परंपराओं का भी अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथों को सामान्यतः आधिकारिक तो माना जाता था, मतलब उसे एक ऑफिशियल स्टेटस तो दिया जाता है, लेकिन इनके आदर्शों का हमेशा पालन नहीं किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ, जैसे संविधान, भारतीय संविधान एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उसमें लिखी गई सभी बातों का पालन नहीं किया जाता। कभी कभी तो राजनेता लोग ही उनका पालन नहीं करते। इसी तरीके से जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस है वो ये बात बता रहे हैं कि महाभारत को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो माना जाता था, एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, लेकिन इसके आदर्शों का हमेशा पालन नहीं किया जाता था। और ऐसा वो कब कह रहे हैं? जब उन्होंने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से दूसरी परंपराओं का अध्ययन किया। जाहिर सी बात है, पाली भाषा के माध्यम से उन्होंने बौद्ध समाज का अध्ययन किया होगा, प्राकृत भाषा से उन्होंने सम्राट अशोक या जैन धर्म का जो समाज था उसका अध्ययन किया होगा, और तमिल ग्रंथ से उन्होंने तमिलनाडु वाला जो पूरा क्षेत्र है, जिसे तब मद्रास कहा जाता था, वहां पर प्रचलित परंपराओं का अध्ययन किया होगा। जब उन्होंने इन सभी परंपराओं का अध्ययन किया तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि महाभारत में जो भी बातें लिखी गई है उनका हमेशा पालन नहीं किया जाता था। इन आदर्शों पर सवाल भी खड़े किए जाते थे और कभी कभी इनकी उपेक्षा भी की जाती थी। उपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना या उस चीज को ना मानना। इसका मतलब उस समाज के लोग, जिस समय महाभारत लिखा गया था, यानी प्राचीन भारतीय समाज, ऐसा नहीं था कि सभी लोग इन सभी नियमों का पालन करते थे, इन नियमों की उपेक्षा भी की जाती थी। बस महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में यही बात बताई गई है। इसके बाद आप अपने आंसर में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे 2-3 लाइनों का। इसके बाद ये आंसर एक बेहतर आंसर कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में मिलेंगे हम किसी नए मॉडल आंसर के साथ में। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक बेहतर मॉडल आंसर प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। बेस्ट ऑफ लक।